Hello students, how are you all? This is Dr. Hamza. Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Assalamu alaikum students, this is Dr. Hamza Tanzeen. Hope so all of you are fine and happy. और उम्मीद है कि आप अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट 1 जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हुआ था उसकी डिस्कशन, उसकी राइट आंसर्स क्या हैं और उन आंसर्स के पीछे लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, टेस्ट 1 का जो हमारे पास सिलेबस था वो हम सब जानते हैं, वो स्पॉट एंड मूवमेंट था सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स। ये 3 टॉपिक थे। इन 3 टॉपिक्स में से 68 MCQs बनाए गए थे और आज उन MCQs की हम डिस्कशन करेंगे। उसकी राइट की क्या है, जो टेस्ट आपने अटैम्प्ट किया, बहुत से बच्चों ने 60+ मार्क्स के लिए, एक बच्चे ने 68 आउट ऑफ 68 भी स्कोर किए। कंग्रेचुलेशन टू हिम। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो जो टेस्ट आपने अटैम्प्ट किया है टेस्ट 1, उसकी राइट कीज़ क्या है, उसका जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो क्या है। आप सबके माइंड में बहुत सी कन्फ्यूजन होंगी जिन बच्चों के मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो आज हम वो कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से उनके MCQs थोड़े से गलत हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला MCQs आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉन्ड। कह रहे कि इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा बॉन्ड का इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस क्या है? रेगुलेशन ऑफ आयन कंसेंट्रेशन, ऑप्शन बी है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है ऑर्गन एंड नर्व प्रोटेक्शन एंड ऑप्शन डी है रेगुलेशन ऑफ pH थ्रू हाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारी बॉन्ड्स हैं ये आयंस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम बात करें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की तो डेफिनेटली, क्योंकि मसल्स बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गन एंड नर्व प्रोटेक्शन की तो डेफिनेटली जो हमारा स्केलेटन है वो प्रोटेक्शन के लिए ही बना है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें रेगुलेशन ऑफ pH थ्रू हाइड्रेशन, तो ऐसा नहीं है। मतलब हमारी जो बोन्स हैं ये pH को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, स्पेशली थ्रू हाइड्रेशन। ये आयंस को ज़रूर सेक्रेट करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्केलेटन है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, इन द मिनरल्स होमियोस्टेसिस। आपने सेकेंड ईयर की बुक में ये बात पढ़ी थी कि स्केलेटन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मिनरल्स होमियोस्टेसिस। व्हेनेवर कैल्शियम आयंस ड्रॉप इन योर ब्लड, तो यही बॉन्ड्स होते हैं जो कि कैल्शियम को अपने आप से डिजॉल्व करके ब्लड के अंदर एंटर करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ pH की, तो हमें पता है कि हमारी बॉन्ड्स किसी भी तरह से हमारी pH को रेगुलेट नहीं करती। हमारी जो बॉन्ड्स हैं उनका pH रेगुलेशन में कोई काम नहीं है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉन्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सेक्रेट फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलाजन। कह रहे कि इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि सेक्रेट करेंगे फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलाजन। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन बी है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन सी है कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑप्शन डी है ऑस्टियोब्लास्ट। तो स्टूडेंट्स, ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स के सेल्स होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो बॉन्ड्स के सेल्स होते हैं दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट इलास्टिक। तो हमें पता है कि जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं दे आर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। तो हम जानते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं। तो इस लिहाज से हम ये बात कह सकते हैं कि कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होते हैं दे सेक्रेट फ्लेक्सिबल इलास्टिक एंड नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलाजन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी यहाँ पे है कॉन्ड्रोसाइट, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्टिलेज हैज लिविंग सेल्स दैट आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे क्या है? ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। आपने एक कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में रखना है, द वर्ड ऑस्टियो इज इंडिकेट द बोन्स, क्योंकि जो ऑस्टियो की टर्मिनोलॉजी है ये हम बोन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरह जो कॉन्ड्रो की टर्मिनोलॉजी है, कॉन्ड्रो टर्मिनोलॉजी इज यूज फॉर कार्टिलेज। तो कॉन्ड्रोसाइट्स का मतलब ही क्या बनेगा? द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 3 है
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कार्टिलेज। कह रहे हैं कि इनमें से आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी बात कार्टिलेज के बारे में दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। ऑप्शन ए, देयर आर मैनी ब्लड वेजल्स इन द कार्टिलेज। कह रहे हैं कि कार्टिलेज में बहुत सी खून की नालियाँ होती हैं। ऑप्शन बी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी है, इट कवर्स एंड ऑफ द बोन एट द जॉइंट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स। एंड ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जो बात कार्टिलेज के बारे में दुरुस्त नहीं है वो ये है कि देयर आर मैनी ब्लड वेजल्स इन द कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती तो फिर आपके माइंड में आएगा कि सर कार्टिलेज के सेल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो कार्टिलेज के नियर बाय सेल्स होते हैं उनके अंदर चूँकि ब्लड सर्कुलेशन होती है, वो उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और मिनरल्स आते हैं। फिर वो सेल्स क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं किस चीज़ को, ऑक्सीजन को और मिनरल्स को इन द कार्टिलेज सेल्स, जिसकी वजह से उन्हें ये न्यूट्रिशन मिलती है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कार्टिलेज, वो ये है कि देयर आर मैनी ब्लड वेजल्स इन द कार्टिलेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हाइलाइन कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन। ऑप्शन ए इज ग्रोइंग बोन्स, option B is mature bones and option C is lamellar bones and option D is secondary bones। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं इट फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन द ग्रोइंग बोन्स। जो बोन अभी ग्रो करी होती हैं उन बोन्स के दरमियान में जो कार्टिलेज होता है दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। और हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में द की पॉइंट्स ये भी हैं, द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी इज हाइलाइन कार्टिलेज, दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। तो आपने इसके बारे में ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रोइंग बोन्स। कि जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है ये कहाँ पाया जाता है, ग्रोइंग बोन्स के बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन कार्टिलेज इज कॉल्ड। कह रहे कि जो अक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स होती है, मतलब क्रिस्टल्स की जो अक्यूमुलेशन होती है इन कार्टिलेज इज कॉल्ड। ऑप्शंस क्या हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन बी है गाउट, ऑप्शन सी है स्यूडो गाउट एंड ऑप्शन डी है नन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो कार्टिलेज होता है ना ये मोस्टली जॉइंट में ही होता है, जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके मिलते हैं वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन जॉइंट इज कॉल्ड, मतलब हमारे जो जॉइंट्स होते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर अक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स हो जाए तो दैट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स आपने एक डिजीज़ के बारे में बहुत कॉमनली सुना हुआ है दैट इज गाउट। कि गाउट हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारी जॉइंट्स के अंदर, जिसके बाद वो काफ़ी पेनफुल इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर देते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे अक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स का वो है गाउट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एग्जाम्पल ऑफ डीजेनरेटिव डिजीज़। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो डीजेनरेटिव डिजीज़ की है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डीजेनरेटिव डिजीज़। तो स्टूडेंट्स हम डीजेनरेटिव डिजीज़ उस डिजीज़ को कहते हैं जो कि विद द एज होती है और ड्यू टू वियर एंड टेयर। वियर एंड टेयर का मतलब क्या होता है कि एज के साथ साथ आपकी बॉडी के ऊपर मुसलसल प्रेशर की वजह से जो आपकी बॉडी की चीज़ें घिसना शुरू हो जाती हैं उसे बोलते हैं वियर एंड टेयर। तो ये जो डीजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं ये विद एज होती हैं और वियर एंड टेयर की वजह से होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी डिजीज़ डीजेनरेटिव डिजीज़ है। ऑप्शन ए रेमाटाइड आर्थराइटिस, ऑप्शन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन सी गाउटी आर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी ऑस्टियोमेल्शिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में ये पढ़ा था कि जॉइंट्स कार्टिलेज के डीजनरेट होने की वजह से जो डिजीज़ होती है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट आंसर कि जो डीजनरेटिव डिजीज़ है वो हमारे पास कौन सी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स। कह रहे हैं कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये स्केलेटल मसल से डिफरेंट होते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अपनी किस प्रॉपर्टी की वजह से। कार्डियक मसल्स के बारे में हम जानते हैं कि ये वो मसल्स हैं जो हमारे हार्ट में मौजूद होते हैं और स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो कि अटैच्ड होते हैं विद स्केलेटन या बोन्स। अब वो कह रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन सी
कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन एंड ऑप्शन डी सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर इनवॉलेंट्री, मतलब ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होते, जबकि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं दे आर वॉलेंट्री, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं, हम उन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ये एक ऐसा फीचर है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है किसको, कार्डियक मसल्स को विद स्केलेटल मसल्स। क्योंकि जो कार्डियक मसल्स हैं दे हैव इनवॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होते, बट स्केलेटल मसल्स की बात की जाए तो ये वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्टिब्रेट्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग्स। कह रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास इनमें से क्या मौजूद होता है। ऑप्शन ए कार्डियक मसल्स, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स एंड ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ऑल ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स, हम लोग वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो हमारे अंदर कार्डियक मसल्स भी हैं, स्केलेटल मसल्स भी हैं, स्मूथ मसल्स भी हैं। अगर वैसे हम अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें वर्टिब्रेट्स की तो क्या कहते हैं कि वो एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है दैट आर कंसीडर्ड एज वर्टिब्रेट्स। ह्यूमंस भी वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि हमारे अंदर भी वर्टिब्रल कॉलम एग्जिस्ट करता है, और हमारे अंदर तीनों तरह के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स भी होते हैं, स्केलेटल मसल्स भी होते हैं और स्मूथ मसल्स भी होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ऑल ए बी एंड सी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी, कार्डियोमायोसाइट्स की, मतलब हार्ट के मसल सेल्स की। ऑप्शन है वॉलेंट्री कंट्रोल, नहीं। ऑप्शन बी अनस्ट्रिप्ड, मतलब इनमें स्टाइरेटेड नहीं होती, गलत, इनमें स्ट्राइशन होती है। ऑप्शन सी फटीग रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी स्पिंडल शेप्ड सेल्स। तो स्टूडेंट्स जो कार्डियोमायोसाइट्स की एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे आर फटीग रेजिस्टेंस, मतलब उनके अंदर फटीग नहीं होती, उनके अंदर क्रैम्प्स नहीं होते, उनके अंदर एटीपी का लेवल लो नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो एक ऐसे मसल्स हैं कि थ्रू आउट द लाइफ वर्किंग करते हैं, कोई एक ऐसा सिंगल मिनट नहीं है ऐसा जिसके अंदर हार्ट के मसल्स वर्किंग ना करें इन देयर लाइफ, डेथ के बाद तो वो वैसे ही काम नहीं करते। तो इसलिए कार्डियोमायोसाइट्स की एक जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि दे आर फटीग रेजिस्टेंस, मतलब उनके अंदर थकावट नहीं होती। बाकी वॉलेंट्री वो नहीं है, अनस्ट्रिप्ड नहीं है और स्पिंडल शेप वो नहीं है। जो इसकी प्रॉपर्टी है एक्चुअली में वो कौन सी है, दे आर फटीग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड स्टायरेटेड मसल्स। कह रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उन्हें स्टायरेटेड मसल्स क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है अपीयर डार्कर देन स्मूथ मसल्स बाय नेकेड आई। ऑप्शन बी alternating dark and light bands appear on their surface when visualized by naked eye. Option C alternating dark and light band appear on their surface when visualized via microscope and option D all of these. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्टायरेटेड है, स्टायरेटेड की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स, और हम जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं ये कभी भी नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं किए जा सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, माइक्रोस्कोप। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स अपीयर ऑन देयर सरफेस व्हेन विजुअलाइज्ड वाया माइक्रोस्कोप इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग इज इनकरेक्ट। कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो ग्रुपिंग है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, स्केलेटल, स्टायरेटेड, वॉलेंट्री। कह रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्टायरेटेड भी होते हैं और वॉलेंट्री भी होते हैं, गुड, ये सही है। कार्डियक, स्टायरेटेड, इनवॉलेंट्री, ये भी ठीक है। कार्डियक, स्टायरेटेड, वॉलेंट्री, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट इन अवर कॉन्शियस कंट्रोल। अगर वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं हम तो सारा दिन अपने हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में लगाते, अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ही ना होती। तो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी की ग्रुपिंग है दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, बोथ बी एंड सी, नो, बी इज करेक्ट। सो इस तरह से जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर होगा इस एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 13 है एंड एंटायर स्केलेटल मसल्स इज सराउंडेड बाय। ये उसने एंटायर स्केलेटल मसल की बात की है, तो ये जो एंटायर स्केलेटल मसल है या इससे मुराद है मसल बंडल।
तो कह रहा है कि एन एंटायर स्केलेटल मसल इज सराउंडेड बाय, ऑप्शन ए सार्कोलीमा, ऑप्शन बी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी एपिमीशियम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सार्कोलीमा है ये एक सिंगल मसल फाइबर या एक सिंगल मसल सेल की मेम्ब्रेन को कहा जाता है, जबकि अगर एक मसल बंडल है तो उस मसल बंडल को जो चीज़ सराउंड करेगी दैट इज एपिमीशियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स बट एब्सेंट इन स्मूथ मसल्स। कह रहे कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कार्डियक मसल्स में है लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर वो नहीं होती। ऑप्शन ए ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन, एंड ऑप्शन डी मायोसिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन एक स्पेसिफिक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे स्मूथ मसल्स के अंदर नहीं होती, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों में होती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ट्रोपोनिन इज एब्सेंट इन आवर स्मूथ मसल्स बट they are present in cardiac muscles as well as skeletal muscles. So option C is correct. Question number 15 है, unique feature of cardiac muscles is। कह रहे हैं कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कार्डियक मसल का सबसे यूनिक फीचर कौन सा है। ऑप्शन है इंटरकैलेटेड डिस्क, ऑप्शन बी इनवॉलेंट्री, ऑप्शन सी स्टायरेशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, दिस इज नॉट सो यूनिक फीचर। स्टायरेशन है इनके अंदर, ये भी दिस इज नॉट सो यूनिक फीचर, ये तो स्केलेटल भी है। ऑल की ऑप्शन दी गई और इंटरकैलेटेड डिस्क की ऑप्शन दी गई। तो सुनिए ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, ये सिर्फ कार्डियक मसल्स के अंदर होती है, ना ये स्केलेटल में होती है ना ही ये स्मूथ में होती है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है ये यूनिक फीचर कंसीडर्ड होगा किसका, कार्डियक मसल्स का। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट स्ट्रक्चर मार्क्स द सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमेर। कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि मार्क करता है किसको, सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमेर, मतलब एक सार्कोमेर से दूसरे सार्कोमेर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो किससे मार्क किया जाता है। ऑप्शन ए आई बैंड, ऑप्शन बी एच जोन, ऑप्शन सी ए बैंड, एंड ऑप्शन डी जी डिस्क। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन वन जी लाइन टू अदर जी लाइन, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं स्टूडेंट्स, Z डिस्क, या इसको Z लाइन बोला जा रहा होता है। तो इस तरह से वेट स्ट्रक्चर मार्क द सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमेर, तो वो हमारे पास क्या होगा, Z डिस्क। तो इस तरह से जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज सिमिलर टू। कह रहे कि जो मसल्स फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मा होता है ये किस जैसा होता है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म ऑफ द अदर सेल्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द अदर सेल्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ये जो सार्कोप्लाज्म है ना, इट इज जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म, लेकिन चूंकि सार्को की टर्मिनोलॉजी हम सिर्फ मसल्स के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज दे आर सेम। हाँ थोड़े केमिकल उनके अंदर डिफरेंट है, जैसे इसके अंदर मायोग्लोबिन होता है, ग्लाइकोजिन होता है स्टोर्ड, इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंस कहा जा सकता है। लेकिन जो सार्कोप्लाज्म होता है इज जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म ऑफ द अदर सेल। इस तरह जैसे सार्कोलीमा है, इट इज अ मेम्ब्रेन जस्ट लाइक अदर सेल्स, ठीक है। इस तरह सार्कोप्लाज्म है, इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ जस्ट लाइक अदर सेल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्कोमेर अटैच्ड एंड टू एंड फॉर्म। कह रहे कि जो सार्कोमेर्स हैं ये अटैच्ड होते हैं एंड टू एंड और क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए मायोफिब्रिल्स, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी मसल्स फाइबर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सार्कोमेर्स हैं ये एंड टू एंड इसके ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मायोफिब्रिल्स। क्योंकि जो मायोफिब्रिल्स होते हैं इन्हीं की यूनिट्स को सार्कोमेर कहा जाता है। तो इट्स मीन कि सार्कोमेर्स जब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो दे फॉर्म क्या, मायोफिब्रिल्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाइन एट द सेंटर ऑफ ए बैंड इज। कह रहे कि जो ए बैंड होता है जिसे डार्क बैंड भी कहा जाता है, एनआइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है, उसके सेंटर में से एक लाइन गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस क्या हैं, जी लाइन, एम लाइन, एच जोन या आई बैंड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ए बैंड होता है, ए बैंड के मिड से जो लाइन पास करती है दैट इज एम लाइन, क्योंकि इसको एम लाइन को मिड लाइन भी कहा जाता है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है यहाँ पे दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक। कह रहे कि इनमें से कौन सा जो है वो एन आइसोट्रोपिक है। ऑप्शन ए बैंड, ऑप्शन बी
आई बैंड, ऑप्शन सी एम लाइन एंड ऑप्शन डी जी लाइन। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो ए बैंड होता है उसे कहा जाता है एन आइसोट्रोपिक, और जो आई बैंड होता है उसको कहा जाता है आइसोट्रोपिक। क्योंकि एन आइसोट्रोपिक के शुरू में ए है इसलिए इसको ए बैंड कहा गया, और आइसोट्रोपिक के शुरू में चूंकि आई आता है इसलिए इसको आई बैंड कहा जाता है। तो आपने ये फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। तो जो एन आइसोट्रोपिक है दैट इज ए बैंड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डार्क बैंड, और जो आइसोट्रोपिक है वो हमारे पास क्या है, आई बैंड, और उसको क्या कहा जाता है, लाइट बैंड भी कहा जाता है। तो इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक, तो वो हमारे पास कौन होगा, ए बैंड। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन्स। कह रहे कि जो हमारे पास दो जी लाइंस होती हैं उनके बीच में जो एक रीजन होता है उस रीजन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सार्कोमेयर, ऑप्शन बी एच जोन, ऑप्शन सी एम लाइन एंड ऑप्शन डी ए बैंड। तो स्टूडेंट्स ये लाइन आपकी बुक में मेंशन्ड है कि द रीजन, द डिस्टेंस बिटवीन वन जी लाइन टू अदर जी लाइन, या द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन दैट इज कॉल्ड सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर के बारे में अभी भी जानते हैं कि सार्कोमेयर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल्स। ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, और हमें ये भी पता है कि ये जो सार्कोमेयर्स होते हैं इनके यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, मायोफिब्रिल्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए सार्कोमेयर। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रॉस ब्रिजेस आर फाउंड ऑन। कह रहे कि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये कहाँ पे होते हैं। ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन एंड ऑप्शन डी ट्रोपोमायोसिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं ना ये हमारे पास मौजूद होते हैं किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। क्योंकि हमने बात की थी कि जो मायोसिन के हेड्स होते हैं दे आर क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 22 होगा उसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन बी दैट इज मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मेन यूनिट ऑफ थिक फिलामेंट इज। वो यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास थिक फिलामेंट होता है उसका सबसे जो मेन यूनिट है वो कौन सा है। ऑप्शन ए मायोफिब्रिल्स, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी मायोसिन एंड ऑप्शन डी जी लाइन। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जो थिक फिलामेंट होते हैं मसल्स के वो हमारे पास कौन होते हैं, मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, एक्टिन। तो इस लिहाज से जो मेन यूनिट ऑफ थिक फिलामेंट होगा दैट इज मायोसिन एंड इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, मायोसिन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मायोसिन फिलामेंट आर हाउ मेनी टाइम्स थिक एज कंपेयर टू एक्टिन फिलामेंट्स। ये बात अभी हमने ऊपर की है कि जो मायोसिन होता है दैट इज थिक फिलामेंट एंड जो एक्टिन होता है दैट इज थिन फिलामेंट। अब वो आपसे यही पूछ रहा है कि जो मायोसिन है वो कितने टाइम थिक होता है किससे, एक्टिन से। ऑप्शंस क्या हैं, 3 टाइम्स, ऑप्शन बी 6 टाइम्स, ऑप्शन सी 4 टाइम्स एंड ऑप्शन डी 8 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि जो मायोसिन है इट इज़ अबाउट 3 टाइम्स थिकर देन एक्टिन फिलामेंट। मतलब जो हमारे पास मसल्स का मायोसिन फिलामेंट होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना ज़्यादा थिक होता है किसके मुकाबले में, एक्टिन फिलामेंट के मुकाबले में। तो जो ऑप्शन ए है 3 टाइम्स ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मसल्स फाइबर। कह रहे इनमें से कौन सी बात जो है वो मसल फाइबर्स के बारे में ठीक नहीं है। ऑप्शन है बेटर डिवेलप्ड फॉर स्लो सस्टेन्ड एक्टिविटीज, ऑप्शन बी फॉर एनर्जी दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसीजर्स, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन्स कंटेंट इज हाई एंड ऑप्शन डी पोजेसेस माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूज नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास मसल्स फाइबर होते हैं उन्हें एनर्जी लेने के लिए किस पर डिपेंड करना पड़ता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी आपको नज़र आ रही है फॉर एनर्जी दे डिपेंड ऑन एन एरोबिक प्रोसीजर्स, ये तो टोटली रॉन्ग है। क्योंकि हमें पता है कि मसल्स जो हैं वो एन एरोबिक प्रोसीजर्स के ऊपर अगर डिपेंड करना शुरू हो जाएं तो वो तो फटीग में चले जाते हैं। तो एनारोबिक प्रोसीजर से वो हरगिज़ एनर्जी हासिल नहीं करते। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, और इस ऑप्शन के लिहाज से इस पर टिक करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर इज द एरिया बिटवीन टू। कह रहे कि जो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है मसल्स का वो सार्कोमेयर होता है,
और ये सार्कोमेयर जो होता है ये एरिया होता है बिटवीन टू ऑप्शंस, जी लाइन, एम लाइन, एच जोन या जी जोन। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो हमारे पास सार्कोमेयर है इसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था, अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो सार्कोमेयर होगा ये क्या होगा, इज द एरिया बिटवीन टू जी लाइन्स, मतलब दो जी लाइन्स के दरमियान में जो एक एरिया होता है दैट एरिया इज कॉल्ड सार्कोमेयर एंड दिस सार्कोमेयर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सार्कोमेयर्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सार्कोमेयर्स के बारे में करेक्ट है। ऑप्शन है, एक्टिन फिलामेंट आर ओनली फाउंड इन द आई बैंड। कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं ये सिर्फ पाए जाते हैं किसके अंदर, आई बैंड के अंदर। ऑप्शन बी, द सार्कोमेयर्स कंट्रीब्यूट टू द स्टायरेटेड अपीयरेंस ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स में तो स्टायरेशन होती नहीं है। ऑप्शन सी, सार्कोमेयर्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स के बारे में तो कहा जा सकता है बट स्मूथ मसल्स के बारे में नहीं, बिकॉज दे आर नॉन स्टायरेटेड। ऑप्शन डी है, ए बैंड्स कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं दे आर ओनली फाउंड इन द आई बैंड। तो जो ऑप्शन ए है ये सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स के इनकरेक्ट हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन इन सार्कोमेयर्स। कह रहे कि इनमें से कौन सी बात बिल्कुल ठीक है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट्स। ऑप्शन है, मायोसिन फिलामेंट अपीयर थिनर देन एक्टिन फिलामेंट्स। नो। Prior to the contraction, there are no overlap between actin and myosin. Option C, the degree of overlap of actin and myosin affects the overall contraction. And option D है all of these. तो स्टूडेंट्स हम बात ये जानते हैं कि जो चीज़ एक्टिन एंड मायोफिलामेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल करेक्ट डिस्क्राइब हो रही है वो ऑप्शन सी है, कि जब भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर क्या होती है, शॉर्टनिंग होती है और मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन मसल सेल्स। कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसा मॉडिफाइड नेम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मसल सेल्स के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन है टी ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी सार्कोमेयर, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये बात कि जो नॉर्मली सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मसल सेल्स के अंदर क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मॉडिफाइड नेम है इन द मसल सेल्स दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन डी जो है इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मैनी थिन फिलामेंट्स आर अरेड अराउंड ईच थिक फिलामेंट विद इन सार्कोमेयर। ये इसने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिए। यहाँ पे थिन फिलामेंट से मुराद एक्टिन है और थिक फिलामेंट से मुराद क्या है, मायोसिन। तो ये पूछ रहा है कि एक मायोसिन के अराउंड कितने एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 एंड डी है 8। तो स्टूडेंट्स ये बात आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है कि अराउंड थिक फिलामेंट ऑलमोस्ट 6 थिन फिलामेंट्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 6। ये 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं अराउंड द मायोसिन फिलामेंट विद इन अ सार्कोमेयर। क्वेश्चन नंबर 31 है, द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनमें से किसकी लेंथ शॉर्ट होती है। ऑप्शन ए एच जोन, ऑप्शन बी आई बैंड, ऑप्शन सी सार्कोमेयर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स अगर आप स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को याद करो तो आपने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में क्या पढ़ा था, व्हेन जी लाइन क्लोज टू ईच अदर, व्हेन जी लाइन क्लोज टू ईच अदर, एच जोन आई बैंड क्या होता है, शॉर्टन एंड एच जोन डिसअपियर। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो किसकी लेंथ रिड्यूस्ड होती है, तो आई बैंड है जिसकी लेंथ क्या होती है, रिड्यूस्ड। एच जोन तो डिसअपियर हो जाता है, तो जिसकी लेंथ एक्चुअली में रिड्यूस्ड होती है वो हमारे पास क्या है, वो आई बैंड है। तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट आंसर।
according to sliding filament model. क्वेश्चन नंबर 32 है, a muscle of fascicle is a, कह रहे हैं कि जो मसल ऑफ फेसिकल है ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ऑप्शन बी बंडल ऑफ मायोफिब्रिल्स, ऑप्शन सी बंडल ऑफ मसल्स फाइबर एंड ऑप्शन डी मसल सेल्स। तो स्टूडेंट ये जो मसल्स ऑफ फेसिकल है इसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो मसल ऑफ फेसिकल है ये हमारे पास क्या होता है? बंडल ऑफ क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि किसके सराउंड में होता है? एक मसल बंडल के सराउंड में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये अपने माइंड में मेमोराइज कर लें कि जो जब भी मसल ऑफ फेसिकल्स की बात आएगी तो ये जो फेसिकल्स होते हैं दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज विच आर अराउंड द मसल्स बंडल। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, सार्कोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। कह रहे कि जो सार्कोप्लाज्म होता है ये डिफरेंट होता है किससे? साइटोप्लाज्म से। अब किस लिहाज से? अब हम ये ऑप्शंस देखते हैं। It contains sarcoplasmic reticulum, yes. It contains glycogen, yes. It contains glycogen and oxygen binding protein, myoglobin, बिल्कुल. And option D, all of these. तो स्टूडेंट जो all of these ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि हमने कहा था कि जो सार्कोप्लाज्म होता है इट इज जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल्स, लेकिन इसके अंदर एडिशनली क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफाइड फॉर्म सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इसके अंदर ग्लाइकोजिन होती है, हीमोग्लोबिन की जगह इसके अंदर मायोग्लोबिन होती है। सो द ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच टाइप ऑफ एंजाइम इज मायोसिन। कह रहे कि जो विच टाइप ऑफ एंजाइम इज मायोसिन, कह रहे कि मायोसिन जो है वो किस तरह का एंजाइम है? ऑप्शन ए एटीपी सिंथेज, ऑप्शन बी एटीपी हाइड्रोलेज, ऑप्शन सी एडीपी हाइड्रोलेज एंड ऑप्शन डी एडीपी सिंथेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास मायोसिन होते हैं इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? एटीपी हाइड्रोलेज, जो कि क्या करते हैं? जो ब्रिज बना होता है, क्रॉस ब्रिज बना होता है बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, उसको ब्रेक करने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो सो ऑप्शन बी एटीपी हाइड्रोलेज दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैल्शियम ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाइंड विद। कह रहे कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं और वो ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड होते हैं, और ट्रोपोनिन की 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो कह रहे हैं कि कैल्शियम ट्रोपोनिन की किस बाइंडिंग साइट के साथ जाके जुड़ता है? ऑप्शन ए ट्रोपोमायोसिन, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन सी, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई एंड ऑप्शन डी ट्रोपोनिन टी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कैल्शियम आयंस जो होते हैं ये ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ट्रोपोनिन सी जो होता है उसके साथ जाके क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हेन अ मसल फाइबर शॉर्टेंस द फॉलोइंग शॉर्टेंस। कह रहे हैं कि जब एक मसल फाइबर शॉर्ट होता है तो कौन सी चीज शॉर्ट होती है? ऑप्शन ए एक्टिन फिलामेंट, ऑप्शन बी सार्कोमेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी मायोसिन। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब मसल फाइबर शॉर्ट होगा तो हमने क्या पढ़ा था? व्हेन जी लाइन क्लोज टू ईच अदर, जब जी लाइन एक दूसरे के करीब आएंगी, आई बैंड गेट शॉर्टन एंड एच जोन डिसअपियर। तो इस लिहाज से एक्टिन फिलामेंट भी शॉर्ट हो रहा है और सार्कोमेयर भी शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि सार्कोमेयर क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव जी लाइन। तो जी लाइन गेट क्लोज टू ईच अदर, जी लाइन क्लोज आ रही है तो डेफिनेटली वो शॉर्ट हो रही है। आई बैंड शॉर्टन हो रहा है, वो क्लियर बता रहा है वो। इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, रिगर मोर्टिस आफ्टर डेथ रिजल्ट्स ड्यू टू विच। कह रहे कि जो रिगर मोर्टिस होती है उसके अंदर डेथ के बाद जो होता है उसकी क्या वजह होती है? ऑप्शन ए डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, ऑप्शन बी accumulation of rigid proteins molecule in sarcoplasm, option C death of tissue due to unavailability of oxygen and option D unavailability of ATP which is necessary to break। तो स्टूडेंट हम ये बात जानते हैं कि आफ्टर डेथ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस नहीं करते, जिसकी वजह से जो क्रॉस ब्रिजेस बने होते हैं बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन दे आर नॉट प्रॉपरली ब्रेक, जिसकी वजह से जो डेड बॉडी होती है दे बिकेम स्टिफ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। तो रिगर मोर्टिस की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या होती है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी विच इज नेसेसरी टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज हाइड्रोलाइज्ड ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन।
कह रहे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान किस चीज़ को हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है। ऑप्शन ए ACP, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन सी NAD एंड ऑप्शन डी ATP। तो स्टूडेंट्स वी नाउ दैट कि ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वी हाइड्रोलाइज्ड ATP फॉर ब्रेक द क्रॉस ब्रिज विच इज फॉर्म बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। तो इसलिए से ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है स्केलेटल मसल्स कॉजेस। कह रहे कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या कॉज करते हैं। ऑप्शन है कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी हार्ट बीट, ऑप्शन सी डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑप्शन डी आई मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट ये जो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स है ये स्मूथ मसल्स का काम है, हार्ट बीट ये कार्डिक मसल्स का काम है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल ये भी स्मूथ मसल्स हैं। लेकिन अगर आप आई मूवमेंट्स की बात करें, जो हमारे आईज मूवमेंट्स के मसल्स होते हैं दैट आर स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हमने बोला था कि वो मसल्स जो कि हमारे स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं दैट आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। तो इसलिए से जो आई मूवमेंट्स वाले मसल्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज स्केलेटल मसल्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। कह रहे कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है अबाउट ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ऑप्शन है ट्रोपोनिन बाइंड टू मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन बाइंड टू एक्टिन। ऑप्शन बी ट्रोपोमायोसिन binds to actin and prevent the myosin head from binding to actin, and option C both A and B and option D none of these। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ऑप्शन बी है यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, कहना कि ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड होती है। क्यों? ताकि जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन के साथ क्या ना हो सके, अटैच ना हो सके। क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग मसल्स जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो क्या होता है, आपकी एक्टिन को किसने कवर किया होता है, ट्रोपोमायोसिन ने। इसलिए कवर किया होता है ताकि मायोसिन का हेड एक्टिन के ऊपर आके बाइंड ना हो। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए की बात कीजिए तो कह रहा है कि ट्रोपोनिन बाइंड टू मायोसिन, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। ट्रोपोनिन तो मायोसिन के साथ बाइंड ही नहीं होती, वो तो ट्रोपोमायोसिन के साथ जाके बाइंड होती है। इसलिए जो ट्रोपोमायोसिन है इट कवर्स द एक्टिन, सो द हेड ऑफ मायोसिन डू नॉट अटैच ऑन द एक्टिन due to the presence of tropomyosin. So that is true statement, option B. Next question number 41 है how many ATP are required for one cycle of muscles contraction and relaxation। कह रहा है कि कितनी ATP रिक्वायर्ड होती हैं एक साइकिल में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं, नॉट ATP। लेकिन हाँ, जब आपने उसी मसल्स को रिलैक्सेशन में लेके जाना होता है, जब आपने उसके क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करना होता है, देन यू नीड अ ATP और एंड अ सिंगल ATP, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4। तो इसलिए आपसे जो क्वेश्चन नंबर 41 है उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा वाला है, ऑप्शन ए, दैट इज 1। ओनली 1 ATP इज रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स बाय एक्टिन एंड मायोसिन is described by which biological theory। कह रहे कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है बाय एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स वो किस बायोलॉजिकल थ्योरी ने डिस्क्राइब की है। ऑप्शन है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ऑप्शन बी सेंट्रल डोगमा थ्योरी, ऑप्शन सी क्रॉस ब्रिज थ्योरी एंड ऑप्शन डी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जो बायोलॉजिकल थ्योरी है दैट इज कंसिडर्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो बाकी थ्योरीज हैं वो किसी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है दैट इज ओनली स्पेसिफिक फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स बाय एक्टिन एंड मायोसिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है नर्व्स दैट आर इनरवेटिंग मसल्स फाइबर आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो नर्व्स जो कि मसल्स फाइबर के अंदर आके इनरवेट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शंस सेंसरी नर्व्स, मोटर न्यूरॉन्स, क्रेनियल नर्व्स या ऑप्टिक नर्व्स। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि मसल्स आर इफेक्टर्स नॉट आर रिसेप्टर्स। अगर मसल्स इफेक्टर्स हैं तो ये बात आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ी थी कि इफेक्टर्स के पास जो मैसेज लेके आता है दैट आर मोटर न्यूरॉन्स। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा हमारे पास वो क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इफेक्टर्स वो होता है जो कि रिस्पॉन्स शो करता है। और अगर बात की जाए तो मसल्स की, तो मसल्स आर इफेक्टर्स बिकॉज दे शो रिस्पॉन्स बाय डूइंग अ मूवमेंट। तो जो मसल्स के पास जो नर्व आती है वो कौन सी आती है, मोटर न्यूरॉन्स आती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है
विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर पॉसिबल इन पिवट ज्वाइंट। कह रहे कि इनमें से ऐसी कौन सी मूवमेंट है जो कि पिवट ज्वाइंट के अंदर होती है। ऑप्शन ए फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ऑप्शन बी अडक्शन एंड अबडक्शन, ऑप्शन सी रोटेशन एंड ऑप्शन डी एक्सटेंशन फ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जो पिवट ज्वाइंट होता है, पिवट ज्वाइंट के अंदर मूवमेंट होती है जस्ट रोटेशनल। जो ज्वाइंट आपकी रोटेशनल मूवमेंट्स को अलाउ करता है दैट इज कंसीडर्ड अ पिवट ज्वाइंट। और आपकी बुक में 2 पिवट ज्वाइंट मेंशन्ड है, इनको आपने याद रखना है। एक है अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसका जो सबसे पहला वर्टिब्रा है उसको बोलते हैं एटलस, और दूसरे वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं एक्सिस। तो ये जो आपकी नेक की मूवमेंट्स होती है ये एक्चुअली में अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट करवाता है, ये एक पिवट ज्वाइंट है। और सेकंड आपकी फोर आर्म के अंदर रेडियस और अल्ना बॉल है, तो ये जो रेडियो अल्नर ज्वाइंट है दैट इज ऑल्सो पिवट ज्वाइंट। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है रोटेशनल मूवमेंट इज स्पेसिफिक फॉर द पिवट ज्वाइंट, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन नेक ड्यू टू विच इट्स शो मूवमेंट। कह रहा है कि हमारी नेक के अंदर ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जिसकी वजह से ये रोटेशनल मूवमेंट कर लेती है। ऑप्शन ए पिवट ज्वाइंट, ऑप्शन बी सैडल ज्वाइंट, ऑप्शन सी हिंज ज्वाइंट एंड ऑप्शन डी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो स्टूडेंट ये बात हम जानते हैं कि अभी हमने डिस्कस की है कि हमारी नेक के अंदर कौन सा ज्वाइंट होता है, पिवट ज्वाइंट होता है, जिसे हम अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट भी कहते हैं। और यही वो ज्वाइंट है जो हमारे नेक की रोटेशनल मूवमेंट्स के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है हमारी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्लूइड प्रेजेंट इन साइनोवियल ज्वाइंट इज। कह रहे हैं कि जो साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साइनोवियल फ्लूइड, ऑप्शन बी पेरिकार्डियल फ्लूइड, ऑप्शन सी प्लूरल फ्लूइड एंड ऑप्शन डी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं उनकी ज्वाइंट्स कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द एंड ऑफ बोन्स। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है साइनोवियल फ्लूइड दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट इन बॉडी। कह रहे कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी किस्म के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपनी बुक को थोड़ा सा रिवाइंड करें तो हमारी बुक में ज्वाइंट्स की 2 क्लासिफिकेशन दी गई है, एक दी गई है फंक्शनल क्लासिफिकेशन और एक दी गई है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के लिहाज से भी ज्वाइंट्स 3 तरह के हैं और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के लिहाज से भी ज्वाइंट 3 तरह के हैं। तो अगर हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक तो हमारे पास कितनी तरह के हैं, 3 टाइप्स के ज्वाइंट्स हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है इन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। कह रहे कि जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है। ऑप्शन ए ज्वाइंट कैविटी इज एब्सेंट, ऑप्शन बी ज्वाइंट कैविटी इज प्रेजेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं उनके अंदर ज्वाइंट कैविटी नहीं होती, बल्कि उनकी ज्वाइंट कैविटी के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि बोन्स की फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है। साइनोवियल ज्वाइंट्स के अंदर क्या होता है, ज्वाइंट कैविटी होती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, बट कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स के अंदर क्या नहीं होती, ज्वाइंट कैविटी नहीं होती। उस ज्वाइंट कैविटी की जगह वहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट इज नाउन एज। कभी कभी ये सिंपल सवाल भी वो पूछ लेते हैं कि ज्वाइंट्स के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शाटिका, ऑप्शन बी आर्थराइटिस, ऑप्शन सी स्पॉन्डिलोसिस एंड ऑप्शन डी डिस्लिप। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स है दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। और ये बात आपने लॉजिकली याद रखनी है, जिस भी डिजीज के एंड पे क्या आता है आइटिस, इट इंडिकेट इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स इज कॉल्ड आर्थराइटिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एक्सेप्ट। कह रहे कि इनमें से सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं सिवाय किसके, रेमेटॉइड आर्थराइटिस यस, ऑस्टियोआर्थराइटिस यस ये भी इन्फ्लेमेटरी है, गाउटी आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जो गाउटी आर्थराइटिस है ना दैट इज नॉन इन्फ्लेमेटरी, बट रिमेनिंग rheumatoid arthritis, osteoarthritis and osteomyelitis, these are including as inflammatory arthritis. Gouty arthritis is also inflammatory but in the very later stage, but in the very severe stage, not in the initial stages they are considered as
inflammatory arthritis. So the most relevant option according to the statement is option C, that is gouty arthritis. Question number 51 है chronic arthritis is, कह रहे कि इनमें से कौन सा chronic arthritis है? ऑप्शन ए rheumatoid arthritis, ऑप्शन बी osteoarthritis, ऑप्शन सी gouty arthritis एंड ऑप्शन डी none. स्टूडेंट्स पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉनिक क्या होता है. क्रॉनिक उस डिजीज को बोलते हैं जो कि अपनी स्वेयर कंडीशन के अंदर चली जाती है. ठीक है, तो अगर हम इन चारों आर्थराइटिस की बात करें तो उनमें से जो रेमाटॉइड आर्थराइटिस है ना, ये एक ऐसा आर्थराइटिस है जो कि ड्यू टू होता है ऑटो इम्यून डिजीज. अगर एक बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होगी तो इट्स मीन वो काफ़ी क्रॉनिक कंडीशन तक जाती है. तो इस लिहाज से जो हमारे पास ऑप्शन ए है रेमाटॉइड आर्थराइटिस, ये हमारे पास क्या होता है क्रॉनिक आर्थराइटिस की टाइप होती है. क्वेश्चन नंबर 52 है एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज. कह रहे कि इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज की एग्जाम्पल है? अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है वैसे एग्जाम्पल. ऑप्शन ए रेमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन सी गाउटी आर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी ऑस्टियोमेल्शिया. तो स्टूडेंट्स वी नाउ कि जो हमारे पास रेमाटॉइड आर्थराइटिस है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज. तो इस लिहाज से ऑप्शन A is correct. Question number 53 है What percentage of water is found in brain cells? ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा MD-CAT में रिपीट हुआ है कि हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर कितने % पानी होता है. ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85 एंड ऑप्शन डी 90. तो स्टूडेंट हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि ऑलमोस्ट 80% वाटर इज फाउंड इन ब्रेन सेल्स एंड 20% वाटर इज फाउंड इन अवर बोन सेल्स. तो जो ब्रेन सेल्स के अंदर वाटर है वो कितने % होता है? 80% होते हैं. और जो बोन सेल्स के अंदर वाटर है वो कितना होता है? 20%. ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाट आर द मेन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. कह रहे कि जो सबसे मेन डिस्टिंग्विश फीचर है ग्लोबुलर प्रोटीन का वो क्या है? मतलब आपको ऐसा कौन सा फीचर है जिसको आप देख के कह सकते हैं हाँ ये ग्लोबुलर प्रोटीन है. ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन, ऑप्शन बी इलास्टिक, ऑप्शन सी फंक्शनल एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी. तो स्टूडेंट जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ये हमारे पास क्रिस्टलाइन भी होती है और साथ ही साथ फंक्शनल प्रोटीन भी होती है, क्योंकि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और नॉन क्रिस्टलाइन होती है. बट जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है दे आर क्रिस्टलाइन एंड फंक्शनल प्रोटीन. तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बोथ ए एंड सी है दैट इज मोर रेलिवेंट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 55 है antibodies play important role against microorganisms and other pathogens. To which type of protein do they belong? कह रहे कि हम एंटीबॉडीज के बारे में जानते हैं कि ये पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं. तो बताओ कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये किस किस्म की प्रोटीन्स हैं? ऑप्शन ए ग्लोबुलर, ऑप्शन बी फंक्शनल, ऑप्शन सी फाइब्रस एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं these are globular proteins and we know that globular proteins are also called functional proteins. तो इसलिए आपसे ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 56 है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस आर डैश एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस आर डैश. कहेगा जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ए वाटर लिविंग एंड ऑप्शन बी एंड वाटर फेयरिंग. ऑप्शन बी है polar, non-polar. ऑप्शन सी soluble in water, soluble in lipid एंड ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट. तो स्टूडेंट हम ये बात जानते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है वाटर लविंग सब्सटेंसेस, उन्हें कहा जाता है पोलर सब्सटेंसेस, उन्हें कहा जाता है soluble in वाटर सब्सटेंसेस. और जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वाटर फेयरिंग सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस या soluble in lipid substances. तो इस लिहाज से ये तीनों ऑप्शंस ए बी एंड सी करेक्ट हैं. तो जो ऑप्शन डी होगा ऑल आर करेक्ट, ये हमारे पास राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 57 है अ ट्राइग्लिसराइड इज. कह रहे कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी सिंपल शुगर एंड ऑप्शन डी लिपिड. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड है ये बना होता है ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या फैटी एसिड्स. तो इस लिहाज से हम ये भी जानते हैं कि जब फैटी एसिड्स हैं ये हमारे पास किसके यूनिट्स होते हैं? लिपिड्स के. तो इस लिहाज से जो ट्राइग्लिसराइड होगा वो हमारे पास क्या होगा? लिपिड होगा. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 58 है
दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। कह रहे कि इनमें से जो आपको नीचे गिवन है ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स हैं, कौन सी? ऑप्शन ए, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट, यस। हाई एनर्जी कंटेंट, यस। सी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यस। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इनके अंदर एनर्जी कंटेंट भी हाई होता है और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन। कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या? प्रोटीन। ऑप्शन ए, अल्फा हेलिक्स। ऑप्शन बी, बीटा प्लेटेड शीट। ऑप्शन सी, बीटा प्लेटेड शीट पैरेलल। एंड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसके अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लिहाज से ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड बी, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर इन अ डाइपेप्टाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग बहुत गलती करते हो, आप लोग समझते हो कि डाई का मतलब दो है और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तो मतलब दो। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में एक जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है डाइपेप्टाइड। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे जो वर्ड डाई का यूज़ किया गया वो अमाइनो एसिड्स के लिए यूज़ किया गया। तो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में एक जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है दैट इज अ सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसलिए हाउ मेनी बॉन्ड्स आर इन अ डाइपेप्टाइड, तो वो क्या आएगा? 1। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो जो ऑप्शन ए है 1 वो हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, इट इज प्रोटीन इन नेचर। कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रोटीन इन नेचर है? ऑप्शन ए, फैट्स कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन बी, एटीपी। ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। एंड ऑप्शन डी, लाइगेज। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लाइगेज है इसके एंड पे एज आ रहा है, तो ये एक एंजाइम है और हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी होगा लाइगेज, ये हमारे पास क्या होगी? प्रोटीन होगी। बाकी जो फैट्स हैं वो तो लिपिड्स हैं। एटीपी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की टाइप के अंदर आता है और जो ग्लाइकोजन है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है। सो लाइगेज इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 62 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इनहिबिट formation of product in an earlier steps. This type of enzymatic regulation is known as। कह रहे कि जो end product of enzymes की reaction की है वो inhibit कर दे formation of product in the earlier steps। वो पहले वाले steps की अगर बनने वाली products को inhibit कर दे तो ये किस तरह का regulation है? ऑप्शन है allostatic regulation, ऑप्शन बी negative regulation, ऑप्शन सी metabolic pathway loop एंड ऑप्शन डी feedback inhibition। तो स्टूडेंट जो एंड वाला प्रोडक्ट है एंजाइम के केमिकल रिएक्शन का, अगर वो पहले वाले रिएक्टेंट्स, पहले वाले एंजाइम्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको रोक दे तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। क्योंकि जो लास्ट वाला एंजाइम होगा जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो वो इनिशियली एंजाइम को फीडबैक देगा, अब प्रोडक्ट की मजीद ज़रूरत नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 63 है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहे कि जो NAD है जिसकी एब्रिविएशन है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन ए है कोएंजाइम, ऑप्शन बी है होलोएंजाइम, ऑप्शन सी है कोफैक्टर एंड ऑप्शन डी है एपोएंजाइम्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो NAD है, FAD है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड। कह रहे कि जो कोएंजाइम्स होते हैं इन्हें चाहिए होता है। ऑप्शन है विटामिन्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी फैट्स एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोएंजाइम्स। तो इसलिए से जो ऑप्शन ए होगा विटामिन रिक्वायर्ड, तो वो क्या होगा? विटामिन्स। कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड दैट इज विटामिन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, एंजाइम्स शोइंग सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर स्पेसिफिक टू हाउ मेनी सबस्ट्रेट। कह रहे कि वो एंजाइम जो कि स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं तो वो कितने सबस्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि एक स्पेसिफिक एंजाइम का एक स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट होगा तो वो सबस्ट्रेट एक ही किस्म का होगा।
2 या 3 सबस्ट्रेट तो उसके ऊपर आके नहीं जुड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ से उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा 1। ये किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक ही क्या होता है सबस्ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है विच टर्म इज यूज टू रेफर टू एन इनएक्टिव एंजाइम प्रीकर्सर्स। लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि इनएक्टिव एंजाइम्स के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन है एपो एंजाइम्स, ऑप्शन बी नल एंजाइम, ऑप्शन सी zymogens एंड ऑप्शन डी इनहिबिटर्स। स्टूडेंट दिस इज अ वेरी टिपिकल एमसीक्यू एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि जो टर्म यूज की जाती है इनएक्टिव एंजाइम्स प्रीकर्सर्स के लिए दैट इज zymogens। जिससे आपने पढ़ा था पेप्सिनोजेंस, तो उस लिहाज से आपने पढ़ा था कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। तो zymogen वो सेल्स से जो कि किसको सिक्रीट कर रहे थे, पेप्सिनोजेंस को सिक्रीट कर रहे थे। सो द प्रीकर्सर ऑफ इनएक्टिव एंजाइम्स आर zymogen cells according to these options. Option C is correct. Question number 67 है if we add more substrate to already occurring enzymatic reaction। कह रहे हैं कि एक एंजाइम का रिएक्शन हो रहा है, हमने इसके अंदर मजीद सबस्ट्रेट ऐड किए एंड इट हैज़ नो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को फ़र्क ही नहीं पड़ा, ना वो ज़्यादा हो रहा है ना वो कम हो रहा है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो वो प्रोसेस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने एक रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट ऐड किए हैं लेकिन एंजाइम के रिएक्शन को फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि उस रिएक्शन में जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हैं, उनके पास मज़ीद स्पेस नहीं है एक्टिव सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करने के लिए। सो वी नाउ अबाउट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, डीनेचरिंग, सैचुरेशन, कंपोजिशन या इनहिबिशन। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी दैट इज saturation. Question number 68 है a researcher has designed a new type of inhibitor that bind at the active site of an enzyme. Which type of inhibition does this molecule display? कह रहे कि रिसर्चर ने एक नया तरह का इनहिबिटर बनाया जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड होता है। तो बताओ ये कौन सा वाला इनहिबिटर होगा। तो स्टूडेंट्स वी ऑल आर नाउ कि जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं सिर्फ ये वो वाले इनहिबिटर होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ जाके क्या होते हैं बाइंड होते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट। उस बिना पर ही जाके उसकी एक्टिव साइट पे जाके क्या हो जाते हैं बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या, अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन, कम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन या ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टेस्ट 1 का डिटेल डिस्कशन और उसका क्विज और उसकी कीज थी। उम्मीद है कि आपने इसको बड़े ध्यान से बड़े फोकस के साथ सुना होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में अपने क्वेश्चन को थ्रो कर सकता है। और टेस्ट 2 इंशाल्लाह थर्सडे को होगा और उसका जो सिलेबस है वो नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है और इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी ए सेलुलर लाइफ है। इसके वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। स्टूडेंट्स फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक समझना है आपने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे इसी वीडियो की या मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।